गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है वो पुनर्मूल्यांकन खाता समझा था। आज हम नए साझा के प्रवेश पर जो अन्य समायोजन है, समायोजन नंबर 5, अवितरित लाभों, हानियों और संचयों का समायोजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, अवितरित लाभों, हानियों, संचयों का समायोजन। बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी होंगे, जो भी आंकिक प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के अंदर हमें बैलेंस शीट दे रखी होगी पुराने साझेदारों की नए साझेदार के प्रवेश की तिथि तक जो फर्म की बैलेंस शीट बनाई गई, वो बैलेंस शीट हमें प्रश्न के अंदर दे रखी होगी। उस बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज वाली साइड में और एसेट्स वाली साइड में, लायबिलिटीज की साइड में तो होते हैं अवितरित लाभ और संचय, अवितरित लाभ और संचय। ये कौन सी साइड में होंगे? लायबिलिटीज वाली साइड में। जो लायबिलिटीज साइड होगी उसमें प्रॉफिट और रिजर्व होंगे, प्रॉफिट और क्या होंगे? रिजर्व होंगे। और जो इनकी एसेट साइड होगी वो इनके लॉसेज होंगे, अकम्युलेटेड लॉसेज, जिसको अपन काल्पनिक संपत्तियां भी कहते हैं। ठीक है बेटा? तो देखिए बैलेंस शीट के अंदर ये चीजें जब अपन को दे रखी होगी तो इनका समायोजन कैसे करना है। तो बैलेंस शीट में दी गई अवितरित लाभ, हानि और संचयों को हमेशा दिखाए गए लाभों, हानि, संचयों का बंटवारा पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ के अनुपात में किया जाएगा। किसको करेंगे? पुराने साझेदारों। किसमें? पुराने लाभ के अनुपात में। ध्यान रखें बेटा, पुराने साझेदारों को पुराने लाभ के अनुपात में इसका बंटवारा किया जाएगा। ठीक है बच्चों? अब देखिए जब ये बंटवारा करेंगे तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे? तो प्रॉफिट और रिजर्व। तो प्रॉफिट और रिजर्व जाहिर सी बात है कि ये किसको देने हैं? पुराने साझेदारों को। प्रॉफिट जब देंगे उनको, जब कोई चीज़ दी जाती है उनके कैपिटल खाते क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। और जब उनसे कोई चीज़ वसूल की जाएगी तो उनके पूंजी खाते क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट करते हैं। तो देखिए अवितरित लाभों तो हानि और संचय को एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले लाभ और संचय जो भी होंगे उसके लिए जो लाभ या संचय का बंटवारा करना है, यानी लायबिलिटी साइड में जो दे रखा है वो डेबिट हो जाएगा और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है। ठीक है? अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर अपन को लायबिलिटी साइड में दे रखा है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा एक लायबिलिटी साइड में जब तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है यानी प्रॉफिट होता है। कभी कभी क्या होगा प्रश्न के अंदर जो है एसेट साइड में दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस देने का मतलब होता है कि ये अकम्युलेटेड लॉस है यानी अवितरित हानि है। तो यहाँ पर ये एसेट साइड में लॉस दिया होगा तो उसके लिए देखो ये जो एंट्री करेंगे ये उल्टी एंट्री हो जाएगी यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो होता है डेबिट बैलेंस। क्या होता है? डेबिट बैलेंस। ठीक है बच्चों? तो देखिए एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व। जो भी रिजर्व शब्द आ जाए ना, रिजर्व, तो वो रिजर्व क्या होता है? संचय। तो उसका हमें क्या करना है? बंटवारा करना है। किसके अंदर? पुराने साझेदारों के अंदर, पुराने लाभ में। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है रिजर्व, ये पूरा रिजर्व ही है। ठीक है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसका हिंदी में कहते हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसका हिंदी में नाम है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, जैसे कभी कोई दुर्घटना घटित हो जाए, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी लग जाए, कर जाए तो या एक्सपायर हो जाए वो, तो उसके घर वालों को कुछ कंपनसेशन के रूप में कोई राशि देना करना, तो वो होता है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। फिर आता है हमारा अगला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको हिंदी में कहते हैं विनियोग उतार चढ़ाव संचय। इसका हिंदी में क्या नाम होगा? इसका हिंदी में नाम होगा विनियोग उतार चढ़ाव संचय। विनियोग उतार चढ़ाव संचय। ठीक है बच्चों? तो देखिए ये सारे जो भी अवितरित लाभ अथवा हानि, जो भी अवितरित लाभ दे रखा है उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और टू में क्या आ जाएगा? बस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है? जनरल एंट्री ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि यही एंट्री जब पार्टनर्स कैपिटल खाता बनाएंगे तो उसके कहाँ पे लिखनी है?
क्रेडिट के अंदर बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई रिजर्व या जनरल रिजर्व, बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसको शॉर्ट में WCR भी लिख सकते हैं, WCR, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR, ये सब आएंगे। अगर पार्टनर्स खाता क्रेडिट है तो ये क्रेडिट में लिखेंगे बाई में, और अगर डेबिट है तो इनको डेबिट में। टू वाली चीज़ें क्या लिखी जाती है? डेबिट में लिखी जाती है मेजर कॉस्टिंग के तहत, तो ये टू वाली का लिखेंगे डेबिट में, ठीक है। हानियों के लिए एंट्री क्या होगी? तो देखिए हानियों के लिए जो एंट्री होती है, हानियों में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, हानियों में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो हानि है वो क्रेडिट हो जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस जो एसेट्स में दिया होगा, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हिंदी में क्या कहते हैं? अपन ने 11th में पढ़ा था, आस्थगित आयगत व्यय, आस्थगित आयगत व्यय, जिसके अंदर आता है आपका एडवर्टाइजमेंट। क्या आता है बेटा? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो है वो हमेशा काल्पनिक संपत्ति माना जाता है। और कोई दे रखा है डिफर्ड रेवेन्यू दिया हुआ होगा कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो हमेशा क्या होगा? अकम्युलेटेड लॉस होगा। उस लॉस को हमें पुराने साझेदारों के अंदर पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटना है, ठीक है बच्चों, पता चल गया ये। तो ये तो मैंने जनरल बताया है, जनरल एंट्री कि भाई इसका लेखांकन कैसे करेंगे। अब इतने लाभ हानि और संचयों का समायोजन, तो लाभों हानियों और संचयों को क्या करना है? पुराने साझेदारों के अंदर पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटना, ठीक है। लाभों के लिए एंट्री याद कर लें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय इनको क्रेडिट में लिखेंगे। फिर हानि है तो उसे कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये एंट्री का क्वेश्चन नहीं आएगा, अपन को तो जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगी? लाभ है, संचय है तो वो आएगा क्रेडिट में, हानि है तो वो कहाँ आएगी? डेबिट के अंदर, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग इसके अंदर, ये जो दो आइटम है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनके बारे में जो है अलग से समायोजन समझेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं इसकी अतिरिक्त सूचना पर, न कि सिर्फ बैलेंस शीट पर, ठीक है बच्चों। तो अपन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। देखिए बच्चों, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के बारे में ये बैलेंस शीट में जब अपन को दिया हुआ होगा तो मोस्ट ऑफ ऑल अपन को जो है वो क्या करना है? कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के लिए इसमें दो चीजें आएगी। एक, जब अतिरिक्त सूचना नहीं दी गई, जब अतिरिक्त सूचना नहीं दी गई हो। और दूसरा भी आएगा कि जब अतिरिक्त सूचना दी गई हो, ठीक है बच्चों। अतिरिक्त सूचना का मतलब है समायोजन के रूप में अगर कर्मचारी क्षतिपूर्ति के बारे में एक तो बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट दिया होगा लायबिलिटी में, अगर उसके अलावा हमें नीचे अतिरिक्त सूचना में भी इसके बारे में कुछ चीज़ दे रखी है
तो ये उस पर डिपेंड करता है कि इसका लेखांकन कैसे करना है। जब अतिरिक्त सूचना अगर नहीं दी गई है तो इस दशा में WCR की संपूर्ण राशि पुराने साझेदारों में बांट दी जाएगी। यानी अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको जितनी भी है ना राशि दे रखी है लाइबिलिटी साइड में, जैसे 15,000 रुपये 20,000 रुपये कुछ दिए हुए हैं, तो वो संपूर्ण राशि जो है वो बांट दी जाएगी। ठीक है बच्चों। और संपूर्ण राशि का मतलब जैसे अच्छा 20,000 रुपये या 10,000 रुपये दिए तो जो भी 20,000 10,000 दिए वो संपूर्ण राशि क्या कर देनी है, पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट देनी है। फिर आता है कि जब अतिरिक्त सूचना दी गई, अगर कुछ नहीं है तो संपूर्ण राशि बांट दो, लेकिन जब है तो इसमें जो है वो आपके 3 दशाएं बनेगी, 3 अलग अलग परिस्थितियां बनेगी। जैसे अपन ने पूंजी पर ब्याज के बारे में पढ़ा था ना कि अगर लाभ है तो कैसे कैसे उसका बंटवारा करना है, लाभ कितना है कितना नहीं है ना। तो इसमें भी 3 परिस्थितियां बनेगी। जब अतिरिक्त सूचना दी गई है तो इसमें 3 क्या क्या बनेगी देखिए। फर्स्ट कि जब अतिरिक्त सूचना की राशि बैलेंस शीट में दी गई राशि से कम हो, जब अतिरिक्त सूचना की राशि जब अतिरिक्त सूचना की राशि बैलेंस शीट वाली राशि से कम। दूसरा आएगा जब अतिरिक्त सूचना की राशि बैलेंस शीट की राशि के बराबर हो। और तीसरा आएगा जब अतिरिक्त सूचना की राशि बैलेंस शीट की राशि से अधिक होगा, अधिक हो। तो देखिए बच्चों ये अलग अलग दशाएं हैं इसकी, अतिरिक्त सूचना के ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो अपन को किस प्रकार से समायोजित करना है देखिए। जब अतिरिक्त सूचना की राशि बैलेंस शीट वाली राशि से कम हो, मान लो बैलेंस शीट के अंदर तो अपन को कंपेंसेशन दिया हुआ है 20,000 रुपये, कितना दिया हुआ है 20,000, और अतिरिक्त सूचना के अंदर ये कंपेंसेशन जो है अतिरिक्त सूचना के अंदर ये कंपेंसेशन दिया हुआ है 10,000 5,000 मतलब 20,000 से कम, 20,000 से कम दिया हुआ है, बस ये ध्यान रखना है। तो अगर 20,000 से अपन को कम दिया हुआ है, ये 20,000 से कम दिया हुआ है, तो बेटा सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, जो भी अतिरिक्त सूचना वाली राशि होती है ना, अतिरिक्त सूचना की राशि ये हमेशा नई बैलेंस शीट में लिखेंगे। न्यू बैलेंस शीट के अंदर जो अतिरिक्त सूचना की राशि है सिर्फ वो लिखी जाएगी। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए अतिरिक्त सूचना में 10,000 है, कितना अंतर हो गया, अंतर हो गया आपका 10,000 का। तो ये अंतर की राशि पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांटी जाएगी, ये बांटी जाएगी पुराने साझेदारों को। ठीक है, पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात के अंदर बांट दी जाएगी। ओके बच्चों। जब अतिरिक्त सूचना की राशि बैलेंस शीट वाली राशि से कम हो, यानी देखो अपने पास पहले से व्यवस्था कर रखी है, बैलेंस शीट का मतलब है ये व्यवस्था हो रखी है इस संचय के लिए 20,000 रुपये कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए, लेकिन अब उसने कहा है कि वास्तव में जरूरत जो है वो कितनी है अतिरिक्त सूचना में 10,000 रुपये। तो 10,000 फालतू पड़ा है, ये 10,000 रुपये जो है
वो पुराने साझेदारों को उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। ओके बच्चों, फिर आता है कि जब अतिरिक्त सूचना की राशि बैलेंस शीट की राशि के बराबर हो तो इसमें कोई नई अकाउंटिंग नहीं करनी है, कोई नया लेखांकन नहीं होगा। यानी ना तो आपको बांटना है ना कुछ करना है, नहीं बांटना है, सिर्फ और जितना पैसा दिया हुआ है वही वापस बैलेंस शीट के अंदर लिखना है। यानी अभी जितना बैलेंस शीट में दिया हुआ है उतना ही पैसा वापस नई वाली बैलेंस शीट में भी लिखना है। ठीक है, जब अतिरिक्त सूचना की राशि बैलेंस शीट की राशि के बराबर हो, जैसे बैलेंस शीट के अंदर आपको दिए हुए, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको दिया हुआ है 5,000 रुपये, अतिरिक्त सूचना में भी दिया हुआ है कि भाई कर्मचारी क्षतिपूर्ति के विरुद्ध दावा जो है वो 5,000 रुपये तक रखना है, तो 5,000 बराबर हो गए। तो इस कंडीशन में बंटवारा कुछ भी नहीं होगा, बस यही 5,000 रुपये नई बैलेंस शीट के अंदर लिख दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तीसरी कंडीशन आती है कि जब अतिरिक्त सूचना की राशि बैलेंस शीट की राशि से ज्यादा हो। अब अगर मान लीजिए कि आपको बैलेंस शीट में तो दिए हुए 10,000 रुपये और अतिरिक्त सूचना के अंदर जो है अपन को व्यवस्था करने के लिए कह दिया 15,000 रुपये की। कितने हजार रुपये की? 15,000 रुपये। अब आपने तो जमा कर रखे 10,000 रुपये, जबकि अब जरूरत है लोगों को भुगतान करने के लिए 15,000 रुपये की। तो इस कंडीशन के अंदर बच्चों अतिरिक्त सूचना 15,000 है, तो यहाँ पे 5,000 रुपये जो है वो रीवैल्यूएशन के अंदर लिखे जाएंगे। किसमें लिखे जाएंगे? रीवैल्यूएशन के अंदर। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जब अपन रीवैल्यूएशन खाता बनाएंगे संपत्तियों और दायित्वों का, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 रुपये लिखे जाएंगे। लायबिलिटीज बढ़ी, ये लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज बढ़ेगी, कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन के डेबिट वाली साइड में, टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है बच्चों, ये खास ध्यान रखें आप लोग। देखिए कि भाई कम है राशि, बराबर है और ज्यादा है, ये 3 परिस्थितियां बनती है, इसके अलावा कोई परिस्थिति नहीं बनती है। अगर अतिरिक्त सूचना नहीं है तो बस जो राशि दे रखी है उसको क्या कर देना है? बांट देना है, और बांटने के बाद नई बैलेंस शीट में भी उसे नहीं दिखाना है, क्योंकि अतिरिक्त सूचना है ही नहीं। अगर अतिरिक्त सूचना है तो जितनी राशि की है वही राशि नई वाली बैलेंस शीट में और लिखेंगे, और अगर अतिरिक्त सूचना नहीं है तो बस बंटवारा कर दो, कुछ भी वापस लिखने की जरूरत नहीं है। यानी नई बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का समायोजन। बस यही ध्यान रखें कि इसकी एंट्री तो मैंने आपको पहले बता दी कि अगर ये बांटेंगे तो बांटने पर ये 10,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी, तो 10,000 रुपये से एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना? ये तो बराबर ही है, तो कोई एंट्रीज नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस शीट में जितनी है उतनी व्यवस्था रखनी है, तो यहाँ पे कोई नया लेखांकन नहीं होगा, ना कोई एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ कि जब अतिरिक्त सूचना की राशि बैलेंस शीट से ज्यादा है तो यहाँ एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन खाते में लिखना पड़ेगा, जितना और पैसे की व्यवस्था करनी है तो उसकी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये आप बुक से भी स्टडी करें, इनके एग्जाम्पल इजीली समझ में आ जाएंगे। चलते हैं अपन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की तरफ। देखिए बच्चों, अगला अपना जो है वो समझना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का विनियोग उतार चढ़ाव संचय। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विनियोग उतार चढ़ाव संचय। बेटा इसमें भी 2 कंडीशन बनेगी कि इसके बारे में अतिरिक्त सूचना है या नहीं है। अगर आपको अतिरिक्त सूचना नहीं दे रखी है, अब देखिए इसके अंदर जो है ना विनियोग उतार चढ़ाव संचय का पहले मतलब क्या होता है वो समझे कि विनियोग उतार चढ़ाव का मतलब होता है कि आपने जो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ने हैं या घटने हैं। तो घटेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लॉस होगा, उस लॉस की भरपाई कहाँ से की जाए? उसके लिए पहले से क्या की जाए? बचत की जाए। तो वो बचत ही आपकी जो है विनियोग उतार चढ़ाव संचय कहलाती है। विनियोगों में उतार चढ़ाव के लिए जो संचय किया जाता है उसे विनियोग उतार चढ़ाव संचय कहते हैं। अब हमें प्रश्न के अंदर जो है वो बैलेंस शीट के अंदर देखो 2 चीजें दे रखी होगी। एक दे रखा होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये तो होगा लायबिलिटीज में, और दूसरी तरफ एसेट्स में दिया होगा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। क्या दे रखा होगा? इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट दे रखा होगा, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर अपन को कैसे पता चलेगा कि विनियोग बढ़े हैं या घटे हैं? तो जैसे कि ये विनियोग दे रखे हैं कितने? 30,000 रुपये के यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर अपन को इन्वेस्टमेंट 30,000।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई विनियोगों से संबंधित अतिरिक्त सूचना नहीं होना। अब अगर कोई अतिरिक्त सूचना नहीं है कि विनियोग बढ़े हैं घटे हैं कुछ भी, तो उस कंडीशन में बस इस IFR 5000 रुपये को पुराने 7000 के अंदर पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। ठीक है, कोई सूचना नहीं है तो जैसा WCR में किया वही IFR के साथ करना है, यानी कि संपूर्ण राशि को बांट देना। ठीक है बच्चों, ये तो भाई जब अतिरिक्त सूचना नहीं है। अब जब सूचना है तो उसमें भी दो परिस्थितियां बनती है कि विनियोगों का मूल्य बढ़ा है या घटा है। अगर विनियोगों का मूल्य बढ़ा है तो मूल्य बढ़ने पर संपूर्ण IFR, अब देखिए विनियोग बढ़ गए, मूल्य 30,000 था, 30,000 से बढ़कर जैसे मान लीजिए अभी 30,000 है, 30,000 से जो है वो हो गए 35,000, 32,000, 34,000, मतलब 30,000 से ऊपर हो गया। तो 30,000 से ऊपर हो गया तो यहाँ पे आपको नुकसान तो हुआ नहीं, तो इस संपूर्ण राशि को क्या कर देंगे, बांट देंगे, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो मूल्य बढ़ने पर संपूर्ण IFR पुराने 7000 में बांट दिया जाएगा। जितना भी पड़ा है बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ने पर तो हो गया कि संपूर्ण मूल्य बांट दिया जाएगा, लेकिन अब आता है कि घटने पर क्या करेंगे, कमी होने पर क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के मूल्य में। तो यहाँ भी तीन परिस्थितियाँ बनती है कि जो कमी हुई है, जो घाटा हुआ है, तो उस घाटे की पूरी पूर्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है, या एक्स्ट्रा पड़ा है। तीन परिस्थितियाँ, हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, और हो भी जाएगी और पैसा भी बच जाएगा। तो देखिए तीन परिस्थितियाँ बनती है। यहाँ पर मैंने पहला कंडीशन दी है IFR ग्रेटर कमी। IFR ग्रेटर कमी का मतलब है जैसे मान लीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट 30,000 है, इसका मूल्य हो जाएगा आपका 27,000 रुपये। कितने हजार रुपये, 27,000 रुपये। तो देखिए आपकी यहाँ पर कमी कितनी हुई, आपकी कमी हुई 3,000 की, जबकि आपके पास पड़ा कितना है, 5,000 रुपये। तो यहाँ पे जो अंतर की राशि है वो कितनी हो गई, 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये बांट देंगे। ठीक है, कितने रुपये बटेंगे, 2,000 रुपये बटेंगे। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। तो देखिए कि ये अंतर की राशि 2,000 रुपये बट जाएगी। फिर IFR बराबर कमी, मान लो अब इन्वेस्टमेंट जो है वो दिए हुए 25,000, कितने दिए हुए हैं, 25,000। तो यहाँ पे कमी कितनी हो गई, 5,000। कमी कितनी हो गई, 5,000 की। तो कमी और IFR व्यवस्था दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ कमी 5,000 की हो रही है और कमी के बराबर आपने क्या कर रखी है, व्यवस्था कर रखी है। तो इस कंडीशन में अब कोई राशि बची नहीं बांटने के लिए, तो यहाँ पे कोई भी बंटवारा नहीं होगा। इस कंडीशन के अंदर WCR में भी नहीं होगा कि भाई अतिरिक्त सूचना वाला भी बराबर, लाइबिलिटीज वाला भी बराबर, बैलेंस शीट का तो कोई बराबर बांटना नहीं है। तो यहाँ पर भी यही करना है कि IFR को नहीं बांटना है। ठीक है, जो है उतना ही रखना है, जो कमी है वो यहाँ पूरी हो जाएगी। एक चीज और ध्यान रखें, अतिरिक्त सूचना में तो WCR क्या होता है, अतिरिक्त सूचना वाला WCR वापस लेकर जाता है। लेकिन अब यहाँ अतिरिक्त सूचना किससे संबंधित होगी, विनियोगों से संबंधित होगी। IFR जो है वो कभी भी वापस बैलेंस शीट में नहीं आएगा, चाहे भले विनियोग बढ़े चाहे घटे, चाहे अतिरिक्त सूचना है चाहे नहीं है, IFR कभी भी वापस बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये हमेशा बढ़ जाएगा। क्यों कि सूचना नहीं है तो बांटना है, जब बढ़ जाएगा तो ये आएगा नहीं। दूसरा, मूल्य बढ़ेंगे तो भी बांटना है, तब भी नहीं आना है। घट गया तो उसकी कमी इन्वेस्टमेंट में पूरी हो गई। किसमें पूरी हो गई, इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट खाता जो है वो यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि कमी हुई है, और IFR को जो है वो डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा बराबर वाला। अब आता है कमी वाला। तो अगर पैसा कम बढ़ रहा है तो WCR में क्या किया था, रिवैल्यूएशन में लिखा था, यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन में लिखा। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हो गए 22,000 रुपये, कितने हो गए, 22,000 रुपये। तो इस कंडीशन में 30,000 और 22,000 का अंतर कितना हो गया, 8,000 रुपये। कितना हो गया, कमी 8,000 रुपये, अंतर कितना हो गया, 3,000। ये 3,000 बांटेंगे नहीं, तो इसको कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, और वो भी किस साइड में, वही डेबिट वाली साइड में, क्योंकि ये लायबिलिटीज है, बढ़ गई। तो जब बढ़ गई तो इसे कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन खाते के डेबिट वाली साइड से। ठीक है बच्चों।